हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन एनसीईआरटी क्लासेस। आज से हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायो का क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा पहला अध्याय चलेगा जिसे जीव जगत कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए चैनल पे। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो चलिए जानते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। ठीक, अब जो जीव विज्ञान होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जीव और विज्ञान, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में बायोलॉजी। तो हम देखते हैं दो शब्द, एक बायो और दूसरा लॉजी, जिसमें बायो का मतलब होता है जीवित अर्थात लिविंग, और दूसरा होता है लॉगस। लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवों का अध्ययन ही क्या होता है, बायोलॉजी। अब आता है, आगे देखते हैं कि उसकी शाखाएं क्या होती हैं। तो जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से पहला है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, और दूसरा है हमारा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। ठीक, तो हम देखते हैं बॉटनी क्या होता है। बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी प्लांट्स के अध्ययन को, स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या बोला जाता है, बॉटनी। उसे ही बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। अब ये जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। ये मेन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है जूलॉजी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान। अब चलिए आगे देखते हैं जंतु विज्ञान के जनक। जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो कौन है, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आगे है जीव यानी ऑर्गेनिज्म। तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हाँ, जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो मनुष्य होता है या कोई भी जीव होता है वो कोशिकाओं की एक समूह द्वारा बना होता है। और फिर आता है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, उसे ही विकास कहा जाता है। और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, वह जीव कहलाता है। ठीक, मतलब ये हुआ कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाता है। इस प्रकार अंगतंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण कर देते हैं, यही से ही जीव बोला जाता है। अब आगे अब आता है हमारा कि ये सजीव क्या होता है। तो सजीव में आया कि सजीव और निर्जीव दो पार्ट हो गए। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त चीज़ों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं। कौन, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। तो हम पहले देखेंगे कि सजीव क्या होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या, जीवन। और पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सजीव। यानी जो पोषण लेते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसमें आदि क्रियाएं होंगी, उसे ही हम सजीव की श्रेणी में रखेंगे। अब उसके बाद अब देखते हैं कि इनमें से सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि भी शामिल हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रकार के हमारे आसपास दिख रहे हैं, जो भी सजीव जो चल फिर रहे हैं, और पेड़ पौधे तो चलते नहीं हैं, फिर भी मतलब वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं, इसलिए इनको हम
सजीव में रखते हैं। आगे है सजीवों के लक्षण, उसमें से पहला है भोजन यानी फूड। भोजन से ही उनको क्या मिलता है? पोषण। तो सभी सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो भोजन से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और भोजन सजीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जबकि अन्य जीव जो होते हैं भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। मतलब पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन हम जो अन्य जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं। अब आता है दूसरा कैरेक्टर जो था वो है श्वसन। सजीवों का ये दूसरा लक्षण है श्वसन, जिसे रेस्पायरेशन बोला जाता है। ये हुआ कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब ये हुआ कि जो सभी सजीव होते हैं वो प्राणवायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वो ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन होती है उसको पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान रिलीज करते हैं। वही ऑक्सीजन हम जंतु लेते हैं और ये वायुमंडल में चली जाती है, वहाँ से हम लोग ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं, यानी बाहर निकलती है। यह पूरी प्रोसेस जो होती है उसे श्वसन बोला जाता है। अब आगे तीसरा कैरेक्टर है चलन। अब चलन में देखिए क्या है, सजीवों का तीसरा लक्षण जिसे मोह बोला गया। तो पेड़ पौधों को छोड़कर सभी सजीवों में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। पेड़ पौधों पे नहीं पाई जाती। आप लोग जानते ही हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं एक ही जगह पे खड़े रहकर वो अपने जीवन की सारी क्रियाएं पूरी करते हैं। अब है कि सजीवों में चलन का मुख्य कारण जो होता है वो भोजन ही होता है। मतलब जो जीव होते हैं वो भोजन की तलाश में चलन की क्रिया करते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब अगला कैरेक्टर है ग्रोथ। अब ग्रोथ में देखते हैं कि क्या होता है, वृद्धि। ठीक, सभी सजीवों में वृद्धि होती है, यानी सभी जीव जो होते हैं वो बढ़ोतरी करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। मतलब शरीर के तौर में भी बढ़ते जाते हैं और उनका जो ब्रेन होता है वो भी डेवलप्ड होता जाता है। जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसी रहते हैं। निर्जीव तो जानते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं होता। जैसे अपने आसपास ही देखिए, कूलर, टीवी, पंखा, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? अब आगे नेक्स्ट है प्रजनन। अब हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर आगे प्रजनन का है उसमें क्या होता है। तो जिसे रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सभी सजीवों में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का गुण पाया जाता है। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो या कोई और जीव हो, उनमें अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे वे अपने ही जैसे एक और जीव पैदा करते हैं। यानी जो प्रजनन होता है वो मुख्य, अगर एक लाइन में बोला जाए तो अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही प्रजनन कहा जाता है। अब अगला कैरेक्टर है संवेदनशीलता, यानी फीलिंग्स जो होती है उसे ही संवेदनशीलता बोला जाता है। तो सभी सजीवों में संवेदनशीलता का गुण भी पाया जाता है और वे अपने आसपास तथा मौसम में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। मतलब जैसे ठंड है तो उनको ठंड का अनुभव होगा कि हाँ हमें ठंड लग रही है, और गर्मी होगी तो उनको अनुभव होगा कि हाँ गर्मी लग रही है। ये सब किससे होगा? सजीवों को, यानी लिविंग्स में होता है। और मनुष्य में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। कितने? मुख्य रूप से 5। अब देखिए, जबकि पेड़ पौधों में कोई विशेष संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन वे जो होते हैं
आ, सर्दी, गर्मी तथा सूर्य का प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। सूरजमुखी का पौधा ही देख लीजिए, जो सूरजमुखी का पौधा होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो जिधर सूर्य जाता है उधर उधर ही वो घूमता जाता है। और छुई मुई के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को छूने पर वे बंद हो जाती हैं। और जो मनुष्यों में पाए जाने वाले संवेदी अंग होते हैं, जो 5 हुए थे मुख्य रूप से, ये जो होता है ये मेन है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो होती है ये हमारी मुख्य रूप से संवेदी अंग हैं। अब आगे देखेंगे उत्सर्जन, जिसे बोला जाता है एक्सक्रीजन। तो अब चलिए देखते हैं एक्सक्रीजन क्या होता है। जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जिनको वे अपने शरीर से निष्कासित करते रहते हैं। यह क्रिया जीवों में निरंतर व जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब ये हुआ कि जो उत्सर्जन होता है वो हमारे द्वारा जो भी खाया जाता है, जब उसका पाचन हो जाता है तो जो भी अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और यह जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलती रहती है जब तक सजीव है। उसके बाद आता है एक निर्जीव। तो देखते हैं निर्जीव क्या होता है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली वे सभी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिसमें जीवन उपयोगी आवश्यक क्रियाएं भी नहीं होती, जैसे कि वो क्रियाएं कौन कौन सी, श्वसन, प्रजनन, भोजन, वृद्धि आदि, ये सब कुछ भी नहीं होता, उसे ही निर्जीव बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए जो कुर्सी है, ना तो वो वृद्धि करती है, ना विकास करती है, ना प्रजनन करती, कुछ भी नहीं करती, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, निर्जीवों की श्रेणी में। और निर्जीव को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल। तो देखिए नेचुरल में क्या होता है, इसके अंदर वे सारी निर्जीव चीज़ें आती हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे पर्वत, आकाश, तारे, ग्रह, सूर्य, हवा, पानी, आग, पत्थर इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। लेकिन कैसे हैं ये, निर्जीव हैं। और दूसरे जो होते हैं, यानी दूसरा जो वो निर्जीव का जो पार्ट है यानी भाग है, वो है क्या, मानव निर्मित या कृत्रिम, जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल। तो देखिए इसके अंदर वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, जैसे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, रोबोट इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, जिसको आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स। अब जीव हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं यानी अंतर पाया जाएगा। अब क्या क्या होता है वो, ये देखते हैं। जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं यानी बायोडाइवर्सिटी। एक कम्युनिटी में बहुत सारे जीव रहते हैं, वो कोई कुत्ता है तो कोई बिल्ली है, कोई गाय है, मनुष्य है, कौवे हैं, विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं। इन अलग अलग प्रकार के जीवों को ही क्या बोला जाता है, जीवों में विविधता। अब वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया है। ठीक, अब चलिए आगे। इनमें से लगभग 12 लाख जातियां जंतुओं की तथा 5 लाख जो जातियां हैं वो जातियां पादपों की हैं। इनमें कीटों की संख्या जंतुओं व पादपों को मिलाकर भी उनसे अधिक है। अब आगे आता है जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी जीवों में को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, मतलब वर्गीकरण करके उनको अलग अलग जाति, वंश इसमें किया गया है वर्गीकरण, जिनके उनको सहूलियत हो अध्ययन में। तो वर्गीकरण में देखते हैं क्या हुआ। विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या ही नहीं, आकृति, आकार, भार आदि सभी में इतनी अधिक विविधता मिलती है कि इनकी सामान्य रूप से उनको याद रखना असंभव है। मतलब इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम याद रख पाएँ एक समूह में, वो तो एकदम असंभव है।
इसलिए अध्ययन में सुविधा हो उनको अलग अलग जाति, वंश, कुल इत्यादि में डिवाइड किया गया है। अब जैसे हो गया, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समवर्गों व समूहों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। इन समवर्गों को टैक्सा कहा जाता है। ये टैक्सा जो होता है वो वर्गीकरण का शब्द है एक। पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग कैटेगरीज यानी समवर्गों में बांटा गया है या फिर टैक्सा में बांटा गया है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, कैटेगरीज या टैक्सा, कुछ भी आप अपने हिसाब से उसको बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, हाँ, नए जीवों को पहचानना और सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह या वर्गों में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। जीवों के नामकरण व वर्गीकरण तथा इनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं और इसी को वर्गीकी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं वर्गीकरण का महत्व क्या है। तो वर्गीकरण के महत्व में चलते हैं। किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं के सामान्य गुणों का पता लग जाता है। जैसे मेढक का अध्ययन करने से एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं के सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। यानी जो मेढक होता है वो एम्फीबिया वर्ग का एक प्राणी है और एम्फीबिया का मतलब होता है कि जल और थल दोनों में रहने वाले प्राणी जो होते हैं उनको एम्फीबिया के अंतर्गत रखा गया है। अब है आगे, विभिन्न वर्गों को जटिलता के आधार पर विकास के क्रम में रखा जा सकता है। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें दो वर्गों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे जंतु भी हुए जिनको 2 या 3 वर्ग के लक्षण उस एक वर्ग के जंतु में ही मिल जाता है। ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ी कहा जाता है। मतलब ये दोनों से कनेक्टिव रहेंगे तो उनको दोनों के बीच की कड़ी बोला जाता है और दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं इस कड़ी से संयोजी कड़ी कहा जाता है। और इनके अध्ययन से जंतु समूहों के विकास का क्रम पता चल जाता है। चलिए आगे क्या होता है। अब इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण जैसे हो गया, मैंने उदाहरण, आप लोग उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि जो NCERT है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उदाहरण से ही आते हैं। पेरिपेटस में एनीलिडा व आर्थ्रोपोडा संघ के तथा आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म में सरीसृप व पक्षी वर्ग के लक्षण इत्यादि पाए जाते हैं। अब आगे है 4th नंबर पे, वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न संघों व वर्गों की उत्पत्ति के मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है। जैसे पक्षी व स्तनीय वर्गों का विकास सरीसृप वर्ग से हुआ है। यानी जो सरीसृप वर्ग है इस वर्ग से पक्षी व और स्तनी इन दो वर्गों का विकास हुआ है, इससे ही उत्पन्न हुए हैं ये। तथा आर्थ्रोपोड संघ का विकास एनीलिडा से हुआ है। अब आगे है 5 नंबर पे कि वर्गीकरण से विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों में पाई जाने वाली आकारिकी समानताओं और विभिन्नताओं के कारण का भी पता चल जाता है। जैसे व्हेल एक स्तनधारी है। वैसे तो व्हेल मछली बोली जाती है बट इसको स्तनधारी में रखा गया है और व्हेल, इसे नीली व्हेल कहा जाता है। ये सबसे बड़ी मछली जाति की स्तनधारी है, परंतु जल में रहने के कारण मछलियों जैसी दिखती है, पर ये रियल में मछली है नहीं। व्हेल, चमगादड़, शेर एक ही संघ के प्राणी हैं पर अलग अलग वातावरण में रहने के कारण बिल्कुल अलग अलग नज़र आते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे जीवों का नामकरण। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, को मैंने लिख दिया है, पर आप लोग समझ जाइए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीवों का नामकरण, नए खोजे गए जीवों को द्विनामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिकों ने नाम देने को नामकरण कहा गया। मतलब
किसी जीव का वैज्ञानिक द्वारा नाम देना, और उसको द्विनामकरण क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें दो नाम होते हैं, एक कुल होता है, एक वंश होता है, दूसरा जाति होता है। और ये जो द्विनामकरण पद्धति है इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने? कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया, इसलिए द्विनामकरण पद्धति की खोज की। मतलब क्या हुआ कि ये जो द्विनामकरण पद्धति है इसके ये जो जनक हो गए, जनक, ये किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये आता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में क्या होता है? मेन रूप से जो द्विनाम पद्धति होती है उसके अंतर्गत दो नाम आते हैं, जिसमें पहला नाम जो होता है वंश का होता है और दूसरा नाम जो होता है वो जाति का होता है। चलिए देखते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक लीनियस द्वारा जंतुओं के वैज्ञानिक रूप से नामकरण पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं। पहला जेनेरिक नाम कहलाता है जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है, और दूसरा उसकी जाति को, यह उसका स्पेसिफिक नाम होता है। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे होता है। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस होता है, जिसमें जो फेलिस है वो उसका वंश है, ये जो होता है उसका वंश है, और ये जो डोमेस्टिक है वो उसकी ये जाति है। फेलिस वंश का नाम ये देखिए, और डोमेस्टिक जाति का नाम है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे मेढक का जेनेटिकल नेम जो होता है वो हो गया राना, और जाति हो गई उसकी टिग्रीना। और बिल्ली का वंश हो गया फेलिस और उसकी जाति डोमेस्टिकस। चूहा का ऐसे ही, चूहा का रेटस हो गया और उसकी जाति भी रेटस ही हो गई। ऐसे ही शेर, चीता, मनुष्य का जैसे हो गया, जो मनुष्य हो गए तो मनुष्य का वंश क्या हो गया? होमो, और सैपियंस क्या हो गया? उसकी जाति। अब आगे द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम। तो देखिए नियम क्या बोलता है। कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम द्विनाम पद्धति को देख सकते हैं। पहला नियम है कि सभी जंतुओं का नाम दो शब्दों का होता है, और ये जो होता है ये एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लिखिए। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। पहला है सभी जंतुओं का नाम दो शब्दों का होता है। पहले ही बता चुके, पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति होता है। दूसरा हो गया जैसे नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति को बताता है। और तीसरा हो गया सभी नाम अंग्रेजी में होते हैं, यानी लैटिन भाषा में होने चाहिए उसको। और 4 नंबर पे हो गया वंश के नाम का पहला अक्षर जो होता है ये सबसे मेन है, कैपिटल, और जाति के नाम का छोटा अक्षर स्मॉल से होता है शुरू। मतलब जो हम जब नाम लिखते हैं, द्विनाम पद्धति करते हैं, तो द्विनाम पद्धति के लिए पहला शब्द जो होता है वो वंश का होता है, तो वंश के पहले शब्द को हम कैपिटल लेटर से, और जो जाति होता है जाति के पहले अक्षर को हम स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 5वें नंबर पे क्या है कि जंतु का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षर में छपा होता है और तिरछी लाइन खींच दी जाती है। मतलब ये हुआ कि जब हम अपने हाथ से किसी जीव का नाम लिखते हैं उसका द्विनाम पद्धति में, तो उसको हमेशा तिरछे शब्द में यानी इटालियन भाषा में लिखना चाहिए। और जब हाथ से लिखे रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके नीचे ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, 1 मिनट। अब हम देखेंगे वर्गीकरण, यानी जीवों का वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो वर्गीकरण के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। यानी कैरोलस लीनियस को जो है
वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जो होता है उसमें जीवों के वैज्ञानिक तथा आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की व्याख्या की है। इसमें ये मेन क्वेश्चन बन सकता है कि कैरोलस लिनियस की मुख्य पुस्तक का नाम क्या है, यानी उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में जीवों के वर्गीकरण की व्याख्या की थी। तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक ऐसी है जिसमें कैरोलस लिनियस ने जीवों के वर्गीकरण के बारे में लिखा था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक या पिता भी माना जाता है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं वर्गीकरण की इकाई क्या क्या है, यानी उसकी यूनिट क्या है। तो कैरोलस लिनियस ने जाति, स्पीसीज, जीनस यानी वंश, फैमिली यानी कुल, ऑर्डर गण, क्लास वर्ग, फाइलम संघ, और सबसे बड़ी जो मेन है उसे किंगडम बोला जाता है। ये इकाई है। उन्होंने समान दिखने वाली जंतुओं की जाति को, मतलब जो जंतु एक समान दिख रहे थे उसको एक ही जाति में रखा, तथा समान गुणों वाले को सभी जातियों को एक जीनस में रखा, वंश में। संबंधित जीनस को मिलाकर कुल बनाया तथा समानता प्रदर्शित करने वाले सभी कुलों को एक गण में रख दिया, यानी ऑर्डर में रख दिया, और सभी गणों को मिलाकर एक वर्ग में रख दिया, और सभी वर्गों को मिलाकर एक संघ तैयार किया। ठीक, इस प्रकार उन्होंने एक वर्गीकरण को सिस्टमैटिक रूप से स्थित किया। अब आगे देखते हैं, हम बिल्ली के वर्गीकरण से समझेंगे। ये है बिल्ली का वर्गीकरण, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बिल्ली की जो किंगडम था, जगत, उसको एनिमल यानी जंतु जगत में रखा गया। अब उसका संघ क्या था, कॉर्डेटा। उपसंघ क्या है, वर्टिब्रेटा। और बिल्ली की क्लास क्या है, स्तनीय। उप क्लास क्या है, यूथीरिया। और उसका गण कार्निवोरा, कुल फैलिडी, वंश फैलिस, और जाति डोमेस्टिकस। और मुख्य रूप से वंश और जाति ही पूछा जाता है, ज़्यादा इन सब को नहीं पूछा जाता है, बट पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़ते रहिए। आगे क्या है, जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। अब हम देखेंगे उसकी प्रणाली क्या होती है। तो चलिए, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों, जंतुओं जगत व पादप जगत में बांटा गया। यानी जो अरस्तु थे उन्होंने जीवों को दो जगत में बांटा, एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। जंतु जगत में बहुकोशिकीय जंतुओं व एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा गया। ये भोजन ग्रहण करते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, तथा इनमें गमन के लिए किसी न किसी प्रकार के अंग की आवश्यकता होती है। अन्य सभी जीवों को, जैसे हरे प्लांट, मॉस तथा बहुकोशिकीय समुद्री घास पात, मशरूम, लाइकेन, कवक, बैक्टीरिया आदि को इन्होंने पादप जगत में रख दिया। और पादप जगत जो होता है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इनको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आगे देखेंगे द्विजगत वर्गीकरण की कमियाँ क्या थी। दो जगत यानी सिर्फ प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। अब इसमें कमी क्या क्या है, अब ये देखेंगे हम। तो पहली कमी है, इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया है। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया कि हम एक कोशिकीय जीव को लें कि बहुकोशिकीय जीव को, अलग अलग नहीं रखा गया, एक ही किंगडम में रख दिया गया था। और दूसरा है, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक साथ रखा गया। मतलब इसमें कोई ये भी डिफरेंस नहीं किया गया कि प्रोकैरियोट्स है कि ये यूकैरियोट्स है, इन सबको एक साथ ही रखा गया था। अब है कि इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को भी एक साथ रखा गया, और हरे पादपों व कवकों को भी एक साथ ही रखा गया। मतलब सबको साथ में रखा गया, कोई ये डिफरेंस नहीं था कि इसको अलग करें कि ना करें। अब हम आगे देखेंगे जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण। यानी 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, विटेकर अंकल। कौन दिए थे, विटेकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। चलिए देखते हैं।
दो जगत वाले वर्गीकरण की कमियों को दूर करने के लिए जीवों का 5 जगत वाला वर्गीकरण शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि 2 जगत से डायरेक्ट 5 जगत ही दिया गया, 3 जगत आया, फिर 4 जगत आया, फिर 5 जगत आया, बट इसमें एक छोटा चैप्टर है जिसके कारण ये ऐसा बताया गया है कि डायरेक्ट 2 जगत से 5 जगत आ गया है। ये मेन सवाल बन सकता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो R.H. विटेकर। सीधे सीधे याद रखिए, विटेकर अंकल जो थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की व्याख्या की। तो आपके क्वेश्चन में यदि पूछता है 5 जगत प्रणाली किसने दी, तो विटेकर, R.H. विटेकर ने। कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि लक्षणों के आधार पर जीवों को निम्न 5 जगत में विभाजित किया गया। कितने जगत में? 5 जगत में। किसने बांटा? R.H. विटेकर ने। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 5 जगत हैं। तो पहला जगत हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा ये कवक जाएगा, और 4 नंबर प्लांट, और 5 नंबर एनिमेलिया। ठीक, यानी मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत, ये 5 जगत हैं जिनको किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। सॉरी, अब आगे देखते हैं ये कोशिका क्या होती है। इसमें कोई मेन टॉपिक नहीं था कोशिका का, बट इसमें सजीवों से रिलेटेड था और कोशिका इसका मेन पार्ट होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कोशिका के बारे में बताने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं कोशिका क्या होती है। हाँ, यह जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। डिस्कवरी यानी इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका की खोज की। कब की थी? सन 1665 में कोशिका की खोज की। ठीक, और इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हीं कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है ये। अब आगे टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं। केंद्रक की संरचना के आधार पर ये जो है कि केंद्रक की संरचना के आधार पर सेल को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। चलिए देखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। तो जो ये हमारा प्रोकैरियोट्स होता है बिफोर न्यूक्लियस, यानी जो मेन रूप से बताएं सीधे सीधे शब्दों में, तो प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोट वो होता है जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो चलिए मतलब जो ये हो गया केंद्रक, तो केंद्रक जो होता है तो प्रोकैरियोट में ये अब्सेंट होता है, और ये जो यूकैरियोट होता है इसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक, अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट जो होता है इसमें डिफरेंस क्या है ये चलो देखते हैं। तो आइए, पहला है एक कोशिकीय होता है, यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। मतलब इसमें बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और मोनेरा जगत शामिल किया गया है इसमें प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में क्या किया गया? इसमें कवक, पादप जगत और जंतु जगत को शामिल किया गया है। मेन रूप से पादप और जंतु जगत ही होते हैं, कवक कभी कभार थोड़े बहुत होते हैं। अब तीसरे नंबर पे तीसरा डिफरेंस देखेंगे कि इसमें केंद्रक के स्थान पर नग्न यानी नग्न डीएनए पाया जाता है। मतलब इसमें केंद्रक अनुपस्थित होने के कारण जो डीएनए यानी ये आनुवंशिक पदार्थ होता है इसमें खुली हुई अवस्था में ऐसे ही घूमता रहता है। बट यूकैरियोट्स में जो होता है वो सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक के अंदर पूरे जो उसके जेनेटिकल मटेरियल होते हैं वो उसके अंदर फिक्स्ड होते हैं। अब हम देखते हैं, और इसमें जो होता है जैसे डीएनए जो होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। और 4 नंबर पे है कि जो सिंगल डीएनए होता है, और इस यूकैरियोट्स में जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। हाँ सॉरी, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक, अब आगे 5वां डिफरेंस क्या है देखते हैं कि इसमें 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे अच्छे समझ नहीं आ रहा है। ये 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें मेनली रूप से 80S टाइप के राइबोसोम ही होते हैं। ये 70S कभी कभार रहता है, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है।
इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। मतलब जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आगे है 6 नंबर पे कि श्वसन की क्रिया मीजोसोम में होती है। यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है, मीजोसोम में होता है। ठीक, इसमें है आगे 6 नंबर पे श्वसन की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जितने भी 6 इसमें डिफरेंस दिए गए हैं, ये 6 के 6 डिफरेंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डायरेक्ट सवाल उठते हैं कि इसमें डिफरेंस बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स सेल एंड यूकैरियोट्स सेल। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। अब आगे देखते हैं, इसमें और सारे हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रोमेटोफोर में होती है। प्रकाश संश्लेषण पादप जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं और भोजन बना के जंतुओं को प्रोवाइड करते हैं। ये सब मतलब, लेकिन मेन रूप से 5 या 6 अंतर कर लेंगे तो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ये कौन करते हैं, पौधे करते हैं, जंतु नहीं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में पौधों को हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से CO2 व H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो जितने भी हरे पौधे होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश और जो पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट यानी अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। इसे क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। चलिए ये रिएक्शन है जो हम देखते हैं, ये रिएक्शन के बारे में। तो CO2 के कितने अणु, 6 अणु, और ये H2O के 12 अणु, यानी CO2 H2O सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है इसको। और ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो निकलती है, ये गैस है, इसलिए हम इसको ऐसे एरो ऊपर एरो करके दिखा सकते हैं। और प्लस CO2 प्लस जो होता है जल निकलता है, प्लस कुछ मात्रा में एनर्जी निकलती है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये जो पेड़ पौधों में भोजन बनने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मतलब शॉर्ट में बोल दिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन जो बनाते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण, ठीक, अब हम आगे कहीं खाली जगह हो तो वहाँ पे बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। तो चलिए ये 1 नंबर पे पूछ सकता है, जिसको बताने की कोशिश करते हैं। घटक जो होता है, मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण के घटक होते हैं, मुख्य घटक, ठीक, मुख्य घटक हो गया ये HNU। ठीक, सूर्य का प्रकाश पूरा ना लिख के हम इसको HNU लिख दिए हैं, सूर्य का प्रकाश, और ये क्लोरोफिल और H2O और ये CO2, ये मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं जो कि ज़रूरी हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों की परिभाषा, थोड़ी थोड़ी जो हम वर्गीकरण में पढ़े हैं कि वर्गीकरण में के अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या आते हैं, उसकी इकाई जो थी उसकी छोटी छोटी परिभाषाएं देखेंगे, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं कहाँ से, फाइलम से यानी संघ से। ठीक, तो जो हमारा संघ होता है पहले हम उसको समझेंगे कि संघ क्या होता है। ऐसे गण जो आपस में समानता रखते हैं उन्हें एक संघ में रखा जाता है। उदाहरण, कशेरुकी एक ऐसा संघ है जिसमें उभयचर, मत्स्य और सरीसृप आते हैं। अब वर्ग क्या होता है, यानी क्लास। तो हम इसको देखते हैं कि समान गुण वाले गणों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। मतलब उसको ये देखा गया है कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको उस तरह से डिवाइड किया गया। उदाहरण, स्तनधारियों में शेर, बिल्ली आदि को बंदर व गोरिल्ला के साथ ही रखा जाता है क्योंकि वो उन्हीं जैसे दिखते हैं। अब तीसरा है फैमिली यानी कुल।
चलिए देखते हैं कुल क्या होता है। अपनी फैमिली के बारे में जानेंगे मतलब अपनी फैमिली नहीं, ये जो मेन रूप से डिवाइड किया गया है वो यूनिट जो है उसकी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फैमिली तो एक ऐसा समूह जहाँ सभी समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, अपनी फैमिली। तो उसका एग्जाम्पल आलू, टमाटर, बैगन में कई गुण समान होते हैं, इन्हें एक ही कुल सोलेनेसी में रखा गया है। मतलब ये जो सोलेनेसी फैमिली होती है इसके अंतर्गत सारी सब्जियां ही आती हैं। ठीक, अब आता है अपना ऑर्डर यानी गण क्या होता है। ऐसे कुलों का समूह जिसमें कई गुण समान होते हैं। मेन रूप से वही है कि समान समान समान, यही तो आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मांसभक्षी यानी जो मांस का भक्षण करते हैं उन्हें मांसभक्षी कहा जाता है। ये हो गया। गण में कुत्ते, बिल्ली और शेर रखे जाते हैं क्योंकि ये सभी मांस का ही सेवन करते हैं, जबकि शेर व बिल्ली जो होते हैं फिलैडी तथा कुत्ते कैनेडी कुल के वंश हैं। लेकिन ये मांस का भक्षण करने के कारण, जैसे पढ़े थे कि हम ऐसे बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जिनको जो अलग अलग होने के बावजूद भी मतलब एक दूसरे से रिलेट होती है, उसे संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है और उनको एक ही कुल में रख दिया जाता है, ऑर्डर में रख दिया जाता है। ये सब देखे थे। वही हुआ यहाँ पे कि मतलब कुत्ते, बिल्ली और शेर को एक ही ऑर्डर पे रख दिया गया। अब हम देखते हैं क्या, वंश, अपना वंश। ठीक, चलिए, वंश को बोला जाता है जीनस। ऐसी जातियों का समूह जिसमें आप समान गुण हो तथा इसका वर्गीकरण में बहुत महत्व होता है। द्विनाम पद्धति में बिना वंश के जाति को नाम नहीं दिया जा सकता है। बिना वंश के जाति को नाम कैसे देंगे, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ये। अब आगे देखते हैं हम इसके, अब हम उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसे हो गया, मानव का जो वंश होता है वो क्या है, होमो है, और इसकी जाति जो होती है वो क्या है, जाति वो सैपियंस है। ठीक, क्या होता है, सैपियंस। चलिए आगे, हर्बेरियम। क्या अपना हर्बेरियम के बारे में जानते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम को हर्बेरियम ही इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है अपना हर्बेरियम। हाँ, पादप प्रदेशों का ऐसा संग्रह जिसमें पादपों को सुखाकर भली भांति दबाकर कागज की शीट पर अवलोकन योग्य के रूप में परिरक्षित करके व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, उसे ही हर्बेरियम कहते हैं। मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों को, उनके अन्य पार्ट्स को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। जहाँ रखा जाता है उस कारखाने को, मतलब उस जगह को हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। ठीक, अब क्या है, हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। क्या लेबल, और इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि और पौधे का स्थानीय नाम, पौधे का वैज्ञानिक नाम, कुल नाम, और संग्रहकर्ता का नाम और वह स्थान का नाम जहाँ से वह पौधा लिया गया है, इन सभी को उसमें, और उसका जो मेन बिंदु होता है, विशेष बिंदु, उन सभी को मेंशन किया जाता है उस हर्बेरियम में। अब आगे देखते हैं उसका प्रमुख हर्बेरियम यानी बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, क्या होता है। अब ये सब ऐसे ही है। अब इसको थोड़ी सी आगे देखते हैं, सॉरी, कि ये फ्लोरा क्या होता है। ठीक, फ्लोरा यह एक ऐसा साधन है जिसमें हम किसी पौधे का आवास, उसके लक्षणों को हम जान सकते हैं। फ्लोरा ये सभी पौधों का विस्तृत वर्णन होता है। मतलब फ्लोरा ऐसा साधन होता है जिसमें हम पौधे के कहाँ रहता है, उसका लक्षण क्या है, इन सभी के बारे में जानते हैं और उसका वर्णन करते हैं। थैंक यू। यहीं पे क्लास होती है ख़त्म और ये चैप्टर भी होता है ख़त्म, यानी फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब होगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसकी वीडियो आपको इसी टाइम यानी सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ज़बरदस्त अपनी तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं कि आप अपनी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। बस हमारी यही इच्छा है कि आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।